हेलो गाइस, आज अपन थोड़ा सा बात करने वाले हैं श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड के बारे में, जिसका फाइनेंशियल ईयर 22 का Q2 का रिजल्ट तो 28 अक्टूबर को आ गया था। हम ये वीडियो बना रहे हैं 15 नवंबर के आसपास, 14 नवंबर है आज की डेट। अब मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि जो लोग थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, लाइक जो यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की है इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल को देखते हुए, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है वो जून में है। और इस पे आप देखेंगे डेली बेसिस का चार्ट, तो लगातार इसने जो है अपर सर्किट मारे हुए हैं। अगर आप देखेंगे ये वाला अपर सर्किट मार मार के जो है इसको ऊपर लेके गए यहाँ से। तो हर दिन 5-5 5-5% बढ़ रहा था जून के अंदर। तब लोगों को लगा कि बहुत बढ़िया शेयर है और जो है कमाल मचा देगा, क्या मचा देगा भगवान जाने। उस दिन से जो है यहाँ तक बढ़ता रहा, और फिर जो है ऑपरेटर ने अपना गंदा खेल खेला और इसमें से फिर से अपनी जो है पोजीशंस निकालता चला गया। और जो लोग यहाँ पे फंसे थे उनको लगा कि शायद वापस रिकवर करेगा और ऊपर चला जाएगा। तो मेरा पॉइंट तो ये है कि ये जो है ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत ही कम है। अब क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे का मैं रीज़न लॉजिकल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे क्यों ये शेयर नापसंद है। मतलब इसमें ऐसी क्या खराबी है कि ये वापस अपने 45 के लेवल्स को रीगेन नहीं करेगा। क्योंकि देखिए श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड, जो कि इसकी रिजल्ट पे भी देखेंगे तो साफ लिखा हुआ है विल्मर ग्रुप की कंपनी है, जो कि आपको पता है सिंगापुर बेस्ड कंपनी है विल्मर ग्रुप, और कई सारे देशों में काम करती है। लेकिन हमारा पॉइंट बस ये, जो विल्मर ग्रुप की कंपनी होने की वजह से तो लोगों को थोड़ा सा लगता है कि इसकी जो डेट है वो थोड़ा सा, इतनी हेविली डेट कंपनी होने के बाद भी जो है इसमें लोग अ, मन बनाते हैं इन्वेस्ट करने का। पता नहीं क्यों इतना मन बनाते हैं। अगर आप देखें इस कंपनी के ऊपर 4,861 करोड़ का डेट है, इतना कर्जा लिया हुआ है कंपनी ने, और इसकी मार्केट कैप क्या है, सिर्फ 6,000 करोड़ की। और वो भी तब जब ये काफ़ी, देखा जाए अपनी बुक वैल्यू से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी बुक वैल्यू को ही कंसिडर किया जाए तो अगर कोई कंपनी की बुक वैल्यू क्या होती है आपको पता है, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू ही कह सकते हैं कि अगर कंपनी को बेचा जाए तो उसकी सारे एसेट्स बेच देने के बाद उसकी कंपनी की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो इस कर्जे की वजह से उसके एसेट भी बेच देंगे तब भी जो है सारा कर्जा नहीं चुका पाएगी कंपनी, इतनी ज़्यादा डेट के अंदर है। इस वजह से बुक वैल्यू नेगेटिव में चल रही है। और करंट प्राइस तो देखा जाए तो इसकी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर की तरफ ही चल रहा है। अब लोगों को लग रहा है कि इतना डेट ये रीपे कर दे। अगर ये इतना डेट रीपे करना है इनको, 4,861 करोड़ का, लगभग लगभग 5,000 करोड़ ही मान लीजिए। तो इसको रीपे करने के लिए मान लीजिए हर साल कंपनी अगर मान लीजिए 500 करोड़ का प्रॉफिट बुक करती है एक साल में, तो इसको 10 साल लगेंगे ये अपना डेट उतारने में। और ये तो सिर्फ है डेट की बात, इसको तो साथ में इंटरेस्ट के साथ उतारना है। अब मेरा जो सबसे पॉइंट ऑफ वरी ये होता है वो यही है कि इसमें जो है हाईली डेटेड कंपनी है, और जो इसके रेवेन्यूज हैं वो प्रॉफिटेबल हो तब भी समझ में आता है कि प्रॉफिट कर रही कंपनी। लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस बुक कर रही है। हर क्वार्टर का रिजल्ट आप उठा के देख लो, लॉस लॉस लॉस। अब मैं दिखाई देता हूँ आपको नीचे की तरफ, अगर आप चलेंगे यहाँ पे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखें यहाँ पे, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे एक बार पॉजिटिव आया, लेकिन ये अदर इनकम की वजह से आता है जिसको हमें कंसिडर करना ही नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं तो अदर इनकम यहाँ पे दिखाई दे रही है। अदरवाइज वैसे भी कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नेगेटिव ही दिखाया था। फिर लॉस 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 लॉस, हर बार हर क्वार्टर में लॉस, हर साल लॉस। मतलब अब इसके ऊपर इतना तो कर्जा है और इसकी जो है आमदनी कुछ है नहीं, तो भी लोग इसमें लगे पड़े हैं, पता नहीं क्यों लगे पड़े। अब उनका लगे होने का एक ही रीज़न हो सकता है कि उन्हें लगता है कि मैं जो है थोड़ा सा ले लूँ, 5-10% बढ़ेगा और मैं बेच दूंगा। लेकिन ऑपरेटर आपको कमाने नहीं देगा इस शेयर के अंदर। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू थी 28 रुपए की, वो कब थी, 2014 में। और मान लीजिए जब किसी ने यहाँ खरीदारी की होगी 2014 में जून में, उसके बाद से ये फिर गिरता रहा 7 साल तक उनको निकलने का मौका नहीं दिया। और एक मौका दिया इन्होंने यहाँ पे 29 रुपये, जब इसका 2014 के भाव का आसपास आया 2021 जून में, तब जाके किसी को निकलने दिया और निकल करके फिर कुछ नए लोगों को फंसा दिया। अब नए लोग फिर से वही अपना सोचते रह जाएंगे कि वापस से जो है ऊपर 40-45 रुपये जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन ऑपरेटर उनको निकलने नहीं देगा। ऑपरेटर करता क्या है, ऑपरेटर यही करता है, पंप एंड डंप। यानी माल को जो है जबरदस्ती पहले तो मार्केट से खरीद लो सारा माल वो खरीदेंगे तो क्या अपर सर्किट लगेंगे। अपर सर्किट लगेंगे तो पब्लिक को लगेगा वाह क्या, पता नहीं इसमें भूचाल आने वाला है, क्या होने वाला है। और जो है लोग जो इसको खरीदना शुरू करते हैं। फिर जब लोग इसको खरीद खरीद करके यहाँ रखते हैं तो ऑपरेटर अपना माल बेचना शुरू करता है। माल बेच 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 के वो जो है नीचे चला जाता है, और फिर उसको कभी वापस ऊपर लाने की कोशिश ही नहीं करता है। शेयर तभी ऊपर जा सकता है जब नॉर्मल नॉर्मल पब्लिक को छोड़कर कोई दूसरा बड़ा इन्वेस्टर इसमें हाथ लगाए, तब जाके शेयर ऊपर जा सकता है। वरना सिर्फ पब्लिक के
दम पे ये शेयर ऊपर जा नहीं सकता। थोड़े बहुत दिन वहाँ स्टेबल रह सकता है, थोड़ा बहुत वहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए इसको कोई ना कोई बड़ा ऑपरेटर, बड़ा मार्क जो इन्वेस्टर होगा वही चाहिए, और वो ही उसको ऊपर ले जा सकता है। और वो ऊपर लेके जाएगा तब जब उसका मन होगा, जब उसको कोई प्रॉफिट हो रहा होगा। यहाँ से उसको प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जबरदस्ती अभी ऊपर लाया है और माल लोगों को चिपकाया है। अब इसके फाइनेंशियल भी मैंने दिखा दिया, इसकी डेट भी मैंने दिखा दी। लोग एक पॉइंट और कहते हैं कभी कभी कि इसमें जो है एक अदर बिजनेस है, जो कि इनका एक बाय प्रोडक्ट निकलता है एथेनॉल। अभी एथेनॉल की ब्लेंडिंग आपको पता होगी कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग करने से जो है अभी सरकार कुछ फ़ायदा बता रही है। मतलब आपको ये पता होगा कि अम, जो पेट्रोल है, उस पेट्रोल में 80% तक जो है पेट्रोल होगा, और बाकी का बचा हुआ 20% जो है आपको ब्लेंडिंग करके इथेनॉल डाल सकती है सरकार। तो उस इथेनॉल की प्रोडक्शन की वजह से जो है थोड़ा सा लोग कह रहे हैं कि ये जो है थोड़ा सा ग्रो करेगा। लेकिन फिर भी भाई, वो इथेनॉल जो प्रोडक्शन कर रहा है, ये सिर्फ अकेली कंपनी नहीं है जो मोनोपोली में चल लेगा कि ये सिर्फ ये कर देगा तो बाकी सारा इतना काम हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है। प्राज इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर और जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज हैं वो तो है ही सारी, क्योंकि वो भी अपना बाय प्रोडक्ट इथेनॉल निकालती हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट कह सकता हूँ मैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं है कि आप लोग जा करके इसमें फंसो। मैंने इसी तरह के क्वार्टरली रिजल्ट के वीडियो भी बना के रखे हैं अपने इसी चैनल पे। आप चाहें तो इसके Q1 के डेटा देख लीजिए, इसका Q2 का डेटा देख लीजिए, पिछले साल Q4 का डेटा देख लीजिए। मैंने हर बार यही बोला है कि इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, पर जिनको लगता है फंसना है तो फंस सकते हैं। बाकी अच्छा, अब ये मैं, कुछ लोग शायद ये सोच रहे हो कि भाई हम तो फंस चुके हैं, हम क्या करें। तो भाई सीधी सी बात है, आपने अगर बहुत बड़ा अमाउंट फंसा दिया है इसके अंदर, तब भी मैं अगर आपके जगह होता तो इस शेयर में ज़्यादा वेट नहीं करता, मैं लॉस बुक करके भी बाहर आ जाता। और अगर बहुत आपका दम है, बहुत आपको लगता है कि मैं वेट करने को तैयार हूँ, चाहे 1 साल वेट करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, लेकिन लॉस बुक नहीं नहीं करना चाहता, तो उन लोगों के लिए तो फिर एवरेजिंग ही एक ऑप्शन बचता है। लेकिन एवरेजिंग भी उतने ही लेवल की करें जितना आप इस शेयर को पूरा तबाह होने के बाद भी जो है संभल पाए। मतलब तब भी आप जो है इसमें मन बना के रखें कि वो पैसा पूरा डूब जाए तब भी मुझे इतना दुख ना हो। इतने ही पैसे की एवरेजिंग करें। यानी कि अभी एवरेजिंग करने का वैसे भी अच्छा मौका नहीं है। अभी तो वेट ही कर लो। अगर ये खुदा ना खास्ता ऑपरेटर इसको किसी वजह से ऊपर लेके चला जाता है तो निकल जाइएगा। बाकी अगर जो है ऑपरेटर तो उसको नीचे ही ले जाएगा 20 रुपये, और 20 रुपये का लेवल भी तोड़ेगा। 10 रुपये के आसपास भी ली जा सकता है, क्योंकि इसके जो प्रॉफिट्स हैं, जब तक ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं बनेगी, इसमें ऊपर जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। ये इसको नीचे की तरफ ही लेके जाएंगे अगले कुछ महीनों के अंदर भी। साल 6 महीने भी मैं कह रहा हूँ इसके नीचे की तरफ ही जाएंगे, 10-12 रुपये के आसपास भी वापस चला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि एक एवरेजिंग करने का मौका बनता है जब ये 20 रुपये या 15 रुपये के आसपास हो, तब जाकर के एक बार एवरेजिंग कर लेना। और जैसे ही आपको मौका मिलता है निकलने का, वो लोग फंसे हुए निकल जाइएगा। जिनको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही है वो तो भैया लॉस बुक कर लें, क्योंकि जो जो ट्रेड करते हैं वो तो अपना मन बना के ही रखते हैं पहले से ही कि मैं तो ट्रेड लेने का हर बार एक ये नज़रिया फिक्स होता है कि मैं प्रॉफिट भी खाऊंगा, कमाऊंगा तो लॉस भी मैं बुक करूंगा। अगर लॉस बुक करने का नज़रिया नहीं होता है तो वो ट्रेडर ही नहीं है। तो लेकिन अब इसका ऑपोजिट जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए फिर मेरा ये छोटा सा हो सकता है, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल समझ के हिसाब से बात कर रहा हूँ भाई। आप लोग और भी स्टडी करते रहें, इसके जो है रिजल्ट्स को क्वार्टरली मॉनिटर करते रहें, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही वो मॉनिटर करते रहें, और साथ में सबसे ज़्यादा मॉनिटर करें कि ये जो डेट है उसको रीपे करते हैं कि नहीं। अगर इस डेट को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं तो ये सिर दर्द है कंपनी के लिए। बड़ी से बड़ी कंपनी कह लो भाई, अनिल अंबानी की कंपनी कह लो, वो भी जो है ज़्यादा कर्जे की वजह से डूब गई है, ख़त्म हो गई है। तो ज़्यादा कर्जा एक इंडिविजुअल लेवल पे भी सोचेंगे तो ज़्यादा कर्जा हमेशा ही नुकसान करता है, कंपनीज के लिए भी वो नुकसान ही करता है। जब तक कि इसके खुद के प्रॉफिट्स अच्छे ना आ रहे हो तब तक कर्जा बहुत बड़ी सज़ा बन जाता है। तो देख लीजिए, अब इसके रिजल्ट्स कुछ है नहीं, रिजल्ट्स हमेशा नेगेटिव आते हैं, फिर भी लोग फंस जाते हैं जान के, पता नहीं। तो ये था मेरे इस चैनल पे ये वीडियो के बारे में एनालिसिस। मेरा कंसर्न यही था कि आप थोड़ा सा इसमें बच करके चलें, ज़्यादा इसमें ओवर एक्साइटमेंट में ना रहें कि छोटा शेयर है 5-10% प्रॉफिट कमा के निकल जाऊंगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट गेन कर रहे हैं लोग बाग, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। भाई उन बात पे मत जाओ, डेटा को देखो। तो ये, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन यहाँ पे जो है इस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स और कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस जुड़े वीडियोस लाते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।